प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड और मेघालय में 3 चुनावी रैलियां की। मेघालय की राजधानी शिलांग में पीएम मोदी ने रोड शो किया। शिलांग की रैली में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, देश का कोना कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। दरअसल गुरुवार को पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की थी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे और माता शबरी की जयंती के अवसर पर कोल जनजाति महाकुंभ में हिस्सा लिया। इससे पहले गृह मंत्री ने सतना के मां शारदा शक्तिपीठ में विधि विधान से पूजा अर्चना की। दूसरी ओर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के हनुमानगढ़ में सिख समाज के किसान संगत अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इसमें शामिल होने देश भर से कांग्रेस नेता पहुंचे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अधिवेशन में शामिल हुए। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में तय किया गया कि CWC का चुनाव नहीं होगा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्यों को नामांकित करेंगे। माना जा रहा है कि शनिवार यानी 25 फरवरी को सोनिया गांधी महाधिवेशन को संबोधित करेंगी, जबकि राहुल गांधी 26 फरवरी को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुंबई दौरे पर हैं। दोनों मुख्यमंत्री मातोश्री पहुंचे और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के साथ चाय पर विपक्ष की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। अगले महीने उद्धव ठाकरे ने विपक्षी दलों की मुंबई में एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसके मद्देनजर केजरीवाल का मुंबई दौरा अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब देश के कई राज्यों पर है। सीएम अरविंद केजरीवाल मार्च में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट से इनकार कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगाने वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोका जा सकता है। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अदालत अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है और जल्द ही इसे सुनाया जाएगा। याचिका मनोहर लाल शर्मा नाम के वकील ने दायर की थी। यूपी में बीएसपी विधायक रहे राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके गनर संदीप मिश्रा की हत्या कर दी गई है। दूसरा गनर राघवेंद्र सिंह भी गंभीर रूप से घायल है। प्रयागराज में हमलावरों ने उन्हें घर में घुसकर गोली मार दी। फिलहाल हमलावरों के बारे में पता नहीं चल पाया है। राजूपाल की 25 जनवरी 2005 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजूपाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई खालिद अजीम समेत दूसरे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से करेंगे जिसकी आज दिन भर चर्चा होती रही और इस बयान को आप स्टेटमेंट ऑफ द डे भी कह सकते हैं। आपको याद होगा कल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने के आपत्तिजनक नारे लगाए थे, जिस पर काफी विवाद हुआ था, जिसकी भाषा को लेकर विवाद हुआ। लेकिन आज इस नारे लगने के 24 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन नारों का जबरदस्त जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कह रही है कि मोदी की कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है कि मोदी का कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बात एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार कही। पहले मेघालय की एक चुनावी रैली में और फिर नागालैंड की दूसरी चुनावी रैली में उन्होंने ये बात आज कही है। आप भी सुनिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। तो अब 2 मुद्दे हो गए हैं, एक तरफ कब्र और दूसरी तरफ
कमल और देखते हैं जनता किसे चुनती है। अब आप कांग्रेस नेताओं का वो वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में कल दिल्ली के हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने के जो नारे, आपत्तिजनक नारे लगाए थे, एक बार वो भी आप सुन लीजिए। अगर कल आपसे मिस हो गए हो तो आज सुन लीजिए। असल में कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने अनुभवों से कुछ नहीं सीखा है। कांग्रेस पार्टी ने जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है, उन पर कोई निजी हमले किए हैं, हर बार कांग्रेस को उल्टा ही पड़ा है, जैसे हम सेल्फ गोल कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता समझने को तैयार नहीं है। हर बार जब भी कांग्रेस के नेताओं ने यह गलती की है, यह आत्मघाती साबित हुआ है। आपको याद होगा, कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार मौत का सौदागर कहा था। वो तो खुद सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था। ये उल्टा पड़ गया था और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हार हुई थी। लोगों को बहुत बुरा लगा और लोगों ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया जब मौत का सौदागर कहकर सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी का अपमान किया था अपने एक चुनावी भाषण में। इसके बाद 2014 का जब चुनाव होने वाला था, उस समय चाय वाला कहा गया कि एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय भी कांग्रेस पार्टी को यह उल्टा पड़ा। फिर 2019 में चौकीदार चोर है का नारा आया और नीच शब्द का भी प्रयोग किया गया। लेकिन जब भी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह के निजी हमले किए हैं, देश की जनता ने इस अपमान का बदला अपने वोट के जरिए लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि मानती ही नहीं, सीखने को कांग्रेस पार्टी तैयार ही नहीं है। और इस बार जब 2024 का चुनाव आने ही वाला है, उससे ठीक पहले ये कब्र खोदने की बात करके कांग्रेस पार्टी ने असल में अपने लिए ही कब्र खोद ली है, क्योंकि अब ये नारा अगले 1 साल तक ऐसे ही गूंजता रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि इस देश की जनता को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। और इसीलिए ये जैसे ही नारा लगा, कल 24 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने इस नारे को पिक कर लिया और आज एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार इस नारे का जवाब दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता की इमोशंस क्या हैं। और जनता को जब जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करता है, जनता हमेशा उनका साथ देती है। लेकिन न जाने कब कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को सीखेंगे, इस बात को समझेंगे। अब आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। यह खबर बहुत बड़ी है और यह खबर पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन शायद देश की नजर इस पर जा नहीं रही। हमने कल भी आपको यह खबर दिखाई थी, आज फिर से दिखा रहे हैं, क्योंकि आज भी हम आपको सुलगते पंजाब की तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब कैसे खालिस्तान की आग में जल रहा है। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम उस वीडियो से करेंगे जिसमें खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अपना विजय जुलूस निकाल रहे हैं, अपनी जीत का जश्न पंजाब की सड़कों पर खुलेआम निकाल रहे हैं। पंजाब पुलिस ने आज खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत तूफान को रिहा कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद अमृतपाल सिंह ने अपने साथी लवप्रीत की रिहाई का उत्सव मनाया, क्योंकि उत्सव इस बात का था कि कैसे उन्होंने अपने इस साथी को लवप्रीत को जेल से बाहर निकाल लिया। विजय जुलूस निकाला गया, यानी खालिस्तानी समर्थकों ने जिस तरह तलवारें लहराकर हथियारों के साथ पुलिस थाने पर हमला किया था, पुलिस पर दबाव बनाकर लवप्रीत तूफान को रिहा कराया और अमृतपाल सिंह उसे अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहा है। और इस जीत का उन्होंने आज बाकायदा जुलूस निकाला है, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। यह विजय जुलूस है, अपने एक साथी को जेल से छुड़ाने का विजय जुलूस। पंजाब पुलिस को निहत्तों की तरह घुटनों पर लाने का विजय जुलूस। इस विजय जुलूस के बाद दोनों, यानी ये दोनों जो लोग हैं, ये अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर गए और यहां भी उनके समर्थकों के हाथों में हथियार थे। वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते समय हथियारों के साथ ये लोग जा रहे हैं। अमृतपाल सिंह, उसका साथी लवप्रीत तूफान और उनके बाकी समर्थक जो हैं, वो हथियारों के साथ
आज अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज पंजाब पुलिस पर उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। आज देखिए, ये अंदर की तस्वीरें भी हम स्वर्ण मंदिर की आपको दिखा रहे हैं। हाथों में हथियार हैं। आप इस तस्वीर को मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। सबके हाथों में हथियार हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि भारत के कौन से संविधान और कौन से कानून के तहत इन्हें ये अलग से सुविधा दी गई है कि ये हथियारों को लेकर गुरुद्वारे में प्रवेश कर सकते हैं, हथियारों को लेकर खुलेआम सड़क पर जुलूस निकाल सकते हैं, इन बंदूकों को लेकर, राइफलों को लेकर ये पुलिस थाने पर हमला कर सकते हैं, और फिर भी पुलिस इनके खिलाफ ना तो कोई एक्शन लेती है और ना ही कोई एफआईआर दर्ज करती है। ये भारत की सच्चाई है, आज की सच्चाई है, पंजाब की सच्चाई है, और ये बहुत चिंता करने वाली, चिंतित करने वाली सच्चाई है। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों में खुलेआम हथियार लहराने और विजय जुलूस निकालने की यह हिम्मत कहां से आई? यह हिम्मत इसलिए आ गई क्योंकि पंजाब की पुलिस खालिस्तानी समर्थकों से डर गई और उसने इन खालिस्तानियों के सामने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, एक तरह से सरेंडर कर दिया, और उसके बाद ये जो खालिस्तानी हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि नहीं, अब ये लगा कि पंजाब पर इनका एक छत्र राज आ गया है। ये वीडियो अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन का है जो अब आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें आप खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर वहां के स्थानीय एसएसपी को धमकाते हुए देख पाएंगे। और इन लोगों की हिम्मत देखिए कि जब अमृतपाल सिंह नाम का यह आदमी पुलिस को धमकियां दे रहा है, डांट रहा है एक एसएसपी को, उस समय इसके पीछे इसके समर्थक हथियार, राइफल्स, बंदूक और दूसरे हथियारों के साथ वहां खड़े हुए हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। और पुलिस की हिम्मत नहीं कि वो इनको यह कह सके कि आप हथियार लेकर यहां क्या कर रहे हैं, जबकि ये कानूनन एक बहुत गंभीर अपराध है। अब वो तस्वीर देखिए। ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਆਇਆ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਰੋ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੈਸਾ ਸਰ ਜੀ ਵੋਟ ਦਿਓ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਵੇੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਰ ਚੱਲਦੀ ਉਧਰ ਚੱਲੋ तो आप देखिए, अमृतपाल सिंह एक बॉस की तरह पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। पुलिस वाले उनके सामने एक आईपीएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, हाथ बांध कर बैठे हैं, पुलिस की कोई हिम्मत नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे अमृतपाल सिंह यहां बैठकर पुलिस स्टेशन में, थाने में बैठकर पुलिस वालों की क्लास लगा रहा है, पुलिस वालों को डांट रहा है, उन्हें बता रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, पुलिस वालों को उनकी ड्यूटी याद दिला रहा है, और पुलिस वाले चुपचाप अमृतपाल सिंह से ये लेक्चर सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस निहत्ती है और अमृतपाल सिंह जो अपने साथ अपनी पुलिस लेकर आया है, जिसे आप निजी पुलिस भी कह सकते हैं, वो हथियारों से लैस है। कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से पुलिस स्टेशन में प्रवेश नहीं कर सकता या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हथियारों के साथ इस तरह खुलेआम घूम नहीं सकता। लेकिन इन खालिस्तानियों ने एक तरह से पूरे पुलिस स्टेशन को हाईजैक कर लिया और इस दौरान वहां मौजूद बहुत सारे पुलिसकर्मी इस खालिस्तानी की बातें ऐसे सुन रहे थे जैसे वो इससे बेहद डरे हुए हैं। और आप ये वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, उसकी डांट सुनिए जो वो कह रहा है। मैं कहना मैं मरनों नहीं डरदा, जे कि जुरते दे कट के पिस्तौल मारो गोली में। एक गल मैनूं दसो, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਓ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਹੱਥ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਰੋ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹਨੇ करना है। अमृतसर के जिस इलाके में कल हिंसा और आगजनी हुई थी, उस इलाके को अजनाला कहते हैं, और आज इसी इलाके में इतना जबरदस्त तनाव और डर का माहौल था कि खुद पुलिस को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्थिति को काबू में कैसे करे, क्योंकि जिस अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, वो तमाम लोग आज भी
इस थाने से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गुरुद्वारे में ठहरे हुए थे। इन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया था कि 1 दिन के अंदर हमारे साथी को छोड़ दो, वरना क्या होगा अब आपको मैं बताऊंगा। इस दौरान इन लोगों ने धमकी दी थी, अगर इनके साथी को पुलिस ने रिहा नहीं किया तो फिर वहां जो कुछ भी होगा उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि पुलिस खुद जिम्मेदार होगी। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे पंजाब की सड़कों पर खुलेआम लग रहे हैं। पुलिस निहत्ती होकर चुपचाप तमाशा देख रही है और अमृतपाल सिंह नाम का ये जो आदमी है, ये महंगी मर्सिडीज की एसयूवी में बैठकर एक तरह की निजी सेना के साथ सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है। कहने को तो ये सब अपने आप को संत बताते हैं, लेकिन इनकी करोड़ों की गाड़ियां भी देख लीजिए आप, जिनमें बैठकर ये जाते हैं। अपने बॉडीगार्ड्स हैं, हथियारों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग चल रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। अब हैरानी की बात यह है कि अमृतसर पुलिस ने अब तक ना तो थाने पर हमला करने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया है, ना ही इस मामले में आगे भी कोई कार्रवाई करने की बात कही है। यानी आप ये बात तो भूल ही जाइए कि इन खालिस्तानियों ने जो हिंसा की है, कानून को अपने हाथ में लिया है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं, इस पर इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुलिस पर इन लोगों के सामने सरेंडर करने के आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने इनसे ना तो रोकने की कोशिश की, ना लड़ने की कोशिश की। कल की तस्वीरें आप देख लीजिए। लवप्रीत तूफान नाम के जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी के खिलाफ यह सारा हंगामा हुआ था, उसे पुलिस ने आज इन्हीं खालिस्तानियों के डर से छोड़ दिया और इसने अपनी रिहाई के बाद यह कहा कि पंजाब एक दिन खालिस्तान बनकर जरूर रहेगा। उससे भी आज हमने बात की है, उसकी बात सुनिए। देखो जी, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਘਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੌਪ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਆ ਸੰਗਤ। यह व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में था, जिसे पुलिस ने आज खालिस्तानियों से डर के छोड़ दिया और पुलिस ने इस व्यक्ति को यह कहते हुए रिहा किया है कि इसके सहयोगी और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने जो सबूत पुलिस के सामने पेश किए, उससे यह साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और इसलिए पुलिस ने इन सबूतों के आधार पर अदालत में एक एप्लीकेशन लगाई और इसी एप्लीकेशन पर अदालत ने इस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे दिया। इसलिए ना तो आज अदालत इन खालिस्तानियों को रोक पाई और ना ही पुलिस इन खालिस्तानियों को रोक पाई। आज ये पंजाब की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। थोड़े दिन के बाद पंजाब का बॉर्डर पार करके दूसरे राज्यों में भी जा सकते हैं। पुलिस ने असल में वरिंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर कुल 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इन लोगों पर आरोप था कि इन्होंने वरिंदर सिंह का अपहरण करके उसके साथ मारपीट की, उसे टॉर्चर किया और इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वरिंदर सिंह इन तमाम लोगों को पंजाब में खालिस्तान को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा था और इसने सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर एक पोस्ट लिखी थी। जिन 20 लोगों के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, उनमें खुद अमृतपाल सिंह का नाम भी था, लेकिन पुलिस के डर का अंदाजा आप लगाइए कि उसने इसी मामले में शामिल एक आरोपी से ही सबूत लिए, इन सबूतों पर आंख बंद करके विश्वास भी कर लिया और उसके साथी को अदालत से रिहा करवा के भी पुलिस ले आई। और हमें लगता है कि यह पहला ऐसा मामला होगा जिसमें पुलिस एफआईआर में नामजद एक आरोपी की बात मानकर अदालत को कह रही है कि ये आरोपी जो बात कह रहा है वही सही है और उसके साथी को रिहा कर देना चाहिए। यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है,
पुलिस ने कहा है कि उसने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी भी बनाई है जो इन लोगों पर लगे आरोपों की जांच करेगी। और ये एसआईटी भी इन आरोपियों के दबाव में ही बनाई गई है क्योंकि ये चाहते थे कि इनके खिलाफ लगे बाकी के सारे आरोपों को भी रद्द किया जाए। सोचिए, आपने इससे पहले कभी यह सुना था कि पुलिस ने आरोपियों के दबाव में आकर कोई एसआईटी बनाई हो? लेकिन इस मामले में ऐसा ही आरोप लग रहा है और इससे यह पता चलता है कि पुलिस इन खालिस्तानियों से डर गई है और इस डर की वजह है इन लोगों की खुली धमकी। हमें यह भी पता चला कि 23 फरवरी को जिन लोगों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला किया था उनकी संख्या 1,500 के आसपास थी और इनमें से कई लोगों के पास अपनी बंदूकें थी और तलवारें भी थी। ये लोग आज भी हथियारों के साथ सड़कों पर पहरा देकर पुलिस पर दबाव बना रहे थे और आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रही थी उस समय इन लोगों ने अपने शरीर पर खतरनाक बंदूकें लटकाई हुई थी, कारतूसों से भरी हुई बेल्ट्स पहनी हुई थी, जिससे यह समझ में आता है कि पंजाब में इस समय ऐसा कुछ हो रहा है जो देश के लिए भी सही नहीं है और पंजाब के लिए भी सही नहीं है। आज हम पंजाब में रहने वाले और पंजाब के बाहर रहने वाले सारे सिख धर्म को मानने वाले लोगों से कहेंगे कि क्या वाकई वो सारे लोग इनके साथ हैं? क्या सारे दुनिया के सिख जो हैं वो यही चाहते हैं जो ये लोग चाहते हैं? आज उन्हें भी इस बात का जवाब देना होगा और अगर वो वाकई में देशभक्त हैं, भारत के साथ हैं, तो उन्हें ऐसे लोगों को डिस्करेज करना होगा। अब इन तस्वीरों से आप समझिए कि जो खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला हैं और भिंडरावाला और उसके साथी भी इसी तरह अपने हथियारों के साथ चलता था। जरनैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और यह अमृतपाल सिंह है जो अपने आप को भिंडरावाला का अवतार समझता है, भिंडरावाला की नकल करता है, भिंडरावाला जैसा ही दिखता है, भिंडरावाला जैसी ही बातें करता है, भिंडरावाला की विचारधारा को भी फॉलो करता है और ये भिंडरावाला को दोबारा जिंदा करके पंजाब को एक बार फिर से सुलगा रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि अमृतपाल सिंह भिंडरावाला से एक कदम आगे जाकर अब धर्म को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना रहा है। पंजाब सरकार में आवास और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस लवप्रीत तूफान को इसलिए छोड़ने पर मजबूर हो गई क्योंकि अमृतपाल सिंह अपने साथ सिखों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति लेकर पुलिस थाने में आ गया था और इस दौरान पंजाब पुलिस ये नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी या उसका अपमान हो, इसलिए पुलिस को और सरकार को इस खालिस्तानी के सामने झुकना पड़ा। अमृतपाल वहां पे और उनके साथी जो हैं वहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप लेके पहुंचे थे और ना पंजाब सरकार ना पंजाब पुलिस ये कभी ना चाहती थी ना चाहेगी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी होए। इस वजह से रिस्ट्रेंट जो है वो वहां पे बरता गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति जो सिखिज्म की बात करते हैं आज अगर वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को थाने में लेके पहुंचेंगे तो क्या ये सही है? तो आज हम तमाम सिख धर्म को मानने वाले लोगों से कहेंगे, तमाम सिखों से ये बात पूछना चाहेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी किस में है? गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुद्वारे में होना चाहिए या इस तरह उनको पुलिस थाने में लेकर जाना चाहिए? बेअदबी तो वही लोग कर रहे हैं जो इस पवित्र ग्रंथ को लेकर थानों में घूम रहे हैं और अपने साथियों को जबरदस्ती जेल से रिहा कराने पर तुले हुए हैं, हिंसा कर रहे हैं, पुलिस वालों को घायल कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो मशीनरी है पंजाब की उसे पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। बेअदबी किस में है? यह आज सिखों को तय करना होगा कि बेअदबी ये कर रहे हैं या बेअदबी पुलिस करती। और अगर आने वाले समय में भी लोग अगर यही काम करने लगे, गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर कहीं भी घुस गए, किसी भी पुलिस थाने में घुस गए और किसी जगह घुस गए, अदालत में घुस गए, तब लोग क्या करेंगे? तब पुलिस क्या करेगी? क्या उन्हें खुली छूट दे दी जाए? पुलिस को डराने वाला अमृतपाल सिंह खुद भी ये कह रहा है कि पुलिस ने उसके साथी को खालिस्तानी समर्थकों के दबाव में ही छोड़ा है। जिस बंदे ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है मेंटली अपसेट पीजीआई चो इलाज चलता होता है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ मेंटली अपसेट बंदे ਦੀ स्टेटमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ?
वो आम आदमी पार्टी का बंदा लैके लागे बह के प्रेस कांफ्रेंस कर रहा है, तुहानू पॉलिटिकल मोटिव नहीं नजर आ रहा? डीएसपी मनमीत सानू लगदा भी मेरे वर्गे बंदे नू तुसीं इहो जिहे पर्चे चढ़ाउणा चाहिदा तुहानू। अमृतपाल सिंह जर्नैल सिंह भिंडरावालों को अपना हीरो मानता है, अपना आदर्श मानता है, उसी की तरह दिखना चाहता है, उसी की तरह पंजाब में आतंकवाद फैलाकर उसे एक अलग देश यानी खालिस्तान बनाना चाहता है। ये बातें वो अब खुलेआम कह रहा है। आज हमारी टीम ने खालिस्तान के इस नए पोस्टर बॉय का भी एक इंटरव्यू किया है जो आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और आज हम पंजाब की सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर पंजाब को तोड़ने की बातें करने वाला ये खालिस्तानी अभी जेल से बाहर खुलेआम हथियारों के साथ कैसे घूम रहा है। Are you not propagating a separate state? Are you not talking about? I am, and what is not a crime? If I'm trying to do it in a peaceful manner, how it is a crime? Within a democracy, self-determination is not a crime. See, in 1947, we chose to be here, in this part of the country. They divided Punjab, the British divided Punjab by the policy, because Punjab was strongest, country in that time. They had to, conquer it after 3 attempts. Do you think you are the starting point for revival or the efforts to revive No, Khalistan? you asked me about the Lahore question, let me answer it. Once we'll make a Khalistan here, we'll go for Lahore too. So I'm not a kind of person who will support Pakistan and sitting here will support Pakistan. I'm not a kind of person who's biased. I'll speak truth. Khalsa will rule every place we were ruling. इस सब के बीच अब यह देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर क्या कर रही है, क्योंकि उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानी ताकतों से मदद लेने के गंभीर आरोप लगे थे। आपको याद होगा उस समय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भारत के होम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से मदद लेने के आरोप लगाए थे। और तब गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में जांच की बात कही थी। और अब जब से पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार बनी है, तब से खालिस्तानी संगठन पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय भी हुए हैं और मजबूत भी हुए हैं। मार्च 2022 से अब तक पंजाब में 32 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें खालिस्तान के समर्थकों द्वारा हिंसा की गई है या रैलियां निकालकर खालिस्तान के खुलेआम नारे लगे हैं। और खालिस्तानियों ने इस महीने में एक नहीं बल्कि 2 बार पुलिस पर हमला किया है। इनमें पहला हमला 8 फरवरी को हुआ जब मोहाली में खालिस्तानी समर्थकों ने पुलिस कर्मियों से उनकी स्मोक हैंडगन छीन ली और इस दौरान कुछ पुलिस वाले वहां से भाग गए, जबकि 33 पुलिस वाले इस हमले में जख्मी हुए। उस दिन भी पुलिस के सामने खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी। जिस दिन यह घटना हुई थी मुझे याद है उस दिन भी हमने ये खबर आपको दिखाई थी और आपको कहा था कि पंजाब में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। ये बात हमने कल भी आपसे कही कि हमारे देश के लोगों का खून पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों पर जिस तरह से खौलता है, वैसी प्रतिक्रिया खालिस्तान जिंदाबाद के नारों पर नहीं आती और लोगों को यह सामान्य सी बात लगती है, जबकि यह सामान्य नहीं है, यह बहुत खतरनाक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के चुनाव के दौरान खालिस्तानी संगठनों से मदद लेने के आरोपों पर खुद को स्वीट आतंकवादी बताया था। याद कीजिए, उन्होंने कहा था हां मैं आतंकवादी हूं, लेकिन मैं स्वीट आतंकवादी हूं, ऐसा आतंकवादी जो स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाता है और विकास करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने से आज हम ये पूछना चाहते हैं, क्या पंजाब में आतंकवाद फैला रहे ये लोग भी स्वीट आतंकवादी हैं? क्या आपको ये स्वीट आतंकवादी दिख रहे हैं? और अगर नहीं तो फिर ये अब तक ये लोग जेल में क्यों नहीं है? ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है।
तो केजरीवाल अपने आप को स्वीट आतंकवादी बता रहे थे और आप सब आज ये तय कीजिए कि पंजाब में जो हो रहा है क्या ये सब भी आपको स्वीट आतंकवादी लग रहे हैं। पंजाब में चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने एक नारा दिया था वोट पाने का, और नारा क्या था सुनिए, मैं फिर से आपको बोलकर बताता हूं। एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका भगवंत मान नू। मतलब एक मौका केजरीवाल को दे दो और एक मौका भगवंत मान को दे दो, एक मौका केजरीवाल नू। लेकिन आज जब पंजाब में इतना कुछ हो रहा है तब राज्य की पूरी सरकार 2 दिन से एक इन्वेस्टर समिट करवाने में व्यस्त है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज ही मुंबई के लिए रवाना हो गए और वो अभी भी ये मानते हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, पंजाब में कानून व्यवस्था एकदम सही है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि पंजाब में कुछ गड़बड़ है। सुनिए आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली 10 साल, बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में वो लोग मिलकर रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है। भगवंत मान ऐसे अपनी मुट्ठी बंद करके ये बयान दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पंजाब उनकी मुट्ठी से निकल रहा है। पंजाब भारत का कृषि प्रधान राज्य है जहां से अब तक फसलें बर्बाद होने की खबरें आती थी, लेकिन कड़वा सच यह है कि अब कट्टरपंथी खालिस्तानी ताकतें पंजाब की फसलें नहीं बल्कि पंजाब की नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जहां 553 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अब पंजाब के रास्ते हथियारों की तस्करी बढ़ा दी है और पंजाब के रास्ते ही अब ड्रग्स भी बड़ी मात्रा में भारत में लाई जाती है। धर्म के नाम पर ही खालिस्तान की मांग करके पंजाब के नौजवानों को भड़काया जा रहा है। 3 करोड़ की आबादी वाले पंजाब में 15 से 39 साल के युवाओं की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है और इस हिसाब से पंजाब की 43% आबादी युवा आबादी है। लेकिन इनमें से बहुत सारे युवा या तो ड्रग्स का नशा कर रहे हैं और जो बच गए हैं उन्हें खालिस्तानी संगठनों के जरिए भ्रमित करके धार्मिक कट्टरपंथ का नशा करवाया जा रहा है। यानी पंजाब उड़ भी रहा है और पंजाब सुलग भी रहा है। आज पंजाब के 30 लाख लोग यानी 10% आबादी ड्रग्स की लत का शिकार है और पंजाब में लोग ड्रग्स पर हर साल 7,500 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इसी तरह पंजाब में खालिस्तानी संगठन युवाओं को धार्मिक कट्टरपंथ का नशा करवा रहे हैं, जिसमें युवाओं को खालिस्तान की मुहिम से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाती है। इनमें भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवा इन दोनों चीजों का सबसे ज्यादा नशा कर रहे हैं और पैसा कमाने के लिए ड्रग्स के बिजनेस मॉडल में भी खुद को शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही आज पंजाब को अस्थिर करने के लिए कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बड़े बड़े कट्टरपंथी संगठन सक्रिय हैं और इन देशों में भी पंजाब जैसी हिंसक घटनाएं अब खुलेआम हो रही हैं। पंजाब में नस्लें इसलिए भी बर्बाद हो रही हैं क्योंकि यहां लोगों के मन से पुलिस का डर समाप्त हो चुका है। जिस तरह कट्टरपंथी खालिस्तानी तलवारें लेकर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, तलवारों के दम पर फैसला करने की बात कर रहे हैं, उससे क्या असर होता है जमीन पर वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अभी यही सोच पंजाब के दूसरे लोगों में भी अब बढ़ रही है और ये एक बर्बर घटना हम आपको दिखा रहे हैं। ये पंजाब के मोहाली की है जहां तलवार से एक व्यक्ति के हाथ की सभी उंगलियां काट दी गई। आरोपी की हिम्मत देखिए, इस व्यक्ति की उंगलियां काटी, उंगलियां काटते समय इसका वीडियो बनाया और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। हम आपको वो वीडियो तो नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत ही विभत्स वीडियो है, आपको दिखाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मैंने उस वीडियो को देखा है। मैंने इस व्यक्ति की पूरी उंगलियों को कटते हुए देखा है, तलवार से कैसे उसकी उंगलियों को काट दिया। अब पंजाब सरकार पर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि पंजाब में बढ़ रही इस बर्बर सोच का जिम्मेदार आखिर कौन है और इसे कौन बढ़ावा दे रहा है। पंजाब में हो क्या रहा है, आज हमारा बड़ा सवाल पंजाब की सरकार से भी है और देश के लोगों तक भी हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि पंजाब की चिंता करिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पंजाब और दिल्ली दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में सड़कों पर हंगामा हो रहा है तो दिल्ली में एमसीडी के सदन में मारपीट हो रही है। दिल्ली में एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का मेयर तो चुन लिया गया है। अभी आपको याद होगा एमसीडी का चुनाव हुआ था, पार्षद चुने गए और आखिरकार मेयर भी चुन लिया गया।
मेयर चुने जाने के बाद आज एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा था। स्टैंडिंग कमेटी ही एमसीडी के अलग अलग विभागों की नीतियों को अप्रूव करती है। लेकिन देखिए, दिल्ली के विकास के लिए नीतियां तय करने वाले लोग यानी दिल्ली के नए चुने गए पार्षद एमसीडी के सदन में आज ऐसे लड़ रहे हैं जैसे सड़कों पर गुंडे लड़ते हैं। ये लोकतंत्र की तस्वीर है। ये लोग दिल्ली के पार्षद हैं। दिल्ली की जनता ने इन्हें चुनकर यहां पर भेजा है और जो दिल्ली के हमारे दर्शक हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने इनमें से किसी न किसी को वोट दिया होगा। हमारे दिल्ली के बहुत सारे दर्शक, दिल्ली की जो जनता है वो घंटों तक लाइन में खड़ी हुई होगी और तब जाकर उन्होंने इन लोगों को चुना होगा, अपना प्रतिनिधि इन लोगों को बनाया होगा ये सोचकर कि ये आपके इलाके में काम करेंगे या आपके इलाके में विकास करेंगे। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं आप यहां पर देख लीजिए। ये नवनिर्वाचित निगम पार्षद सदन में इस तरह झगड़ा कर रहे हैं जिससे किसी सड़क छाप गुंडे को भी शायद शर्म आ जाए। दिल्ली के लोगों को आज इन तस्वीरों को देखकर बड़ा पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने लाइनों में लगकर कैसे लोगों को वोट देकर पार्षद बना दिया। आप ये तस्वीरें देख लीजिए। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हम पूरी दुनिया में अपने आप को दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर पेश करते हैं। हम अपने आप को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहते हैं। हम भारत को लोकतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत स्तंभ बताते हैं पूरी दुनिया में। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये लोकतंत्र के नाम पर ही हो रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये आम जनता के हितों के नाम पर हो रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है जो आप देख रहे हैं इनमें से हर पार्षद अपने मन में लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा है। ये सारे पार्षद वो हैं जो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि ये सारा लड़ाई झगड़ा वो भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, भारत की जनता के हित में कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भारत में टू मच डेमोक्रेसी हो गई है। जब किसी देश में लोकतंत्र का दुरुपयोग होने लगता है, जब किसी देश में लोकतंत्र के नाम पर जो आज़ादी मिलती है उसका दुरुपयोग होने लगता है, जब किसी देश में लोग लोकतंत्र जो एक लक्ष्मण रेखा तय करता है समाज के लिए, नेताओं के लिए, हर किसी के लिए, जब उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया जाता है लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, जनहित के नाम पर, तो फिर यही लोकतंत्र देश के लिए कई बार इस रूप में सामने आता है। और आज हमारे दिल्ली के दर्शक तो पछता ही रहे होंगे, लेकिन जो देश भर के जो हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी ये तस्वीरें आज अच्छी नहीं लग रही होंगी। अब हम ब्लैक एंड व्हाइट की एक बात करना चाहते हैं। आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट का पहला एपिसोड 19 जुलाई 2022 को प्रसारित हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, यानी आज से 7 महीने पहले जब मैंने आज तक पर यह सफर शुरू किया था ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए। इन 220 दिनों में आपने ब्लैक एंड व्हाइट को अपना भरपूर प्यार दिया, भरपूर विश्वास दिया, आशीर्वाद दिया, और अब आपको ब्लैक एंड व्हाइट की आदत लग गई है और ब्लैक एंड व्हाइट को आपकी आदत पड़ गई है, जिसकी वजह से आपका और मेरा यह रिश्ता हर दिन हर घंटे लगातार मजबूत होता चला गया। लेकिन आज से हम इस रिश्ते का एक और विस्तार कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे सीधी बात करूं तो बात यह है कि इस हफ्ते 25 फरवरी यानी शनिवार रात 9 बजे से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है सीधी बात। सीधी बात आज तक के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। और अब इसके नए संस्करण में मैं आपकी मुलाकात देश के हर उस नेता, खिलाड़ी, सेलिब्रिटी और न्यूज मेकर से करवाऊंगा जिससे आप सीधे सवाल पूछना चाहते हैं और उससे सीधे जवाब भी जानना चाहते हैं। सीधी बात के नए सीजन के पहले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फिल्म स्टार अक्षय कुमार से। और आज मैं आपको उसी एपिसोड के कुछ दिलचस्प अंश दिखाना चाहता हूं। ये सिर्फ कुछ अंश हैं, ये पूरा इंटरव्यू बहुत दिलचस्प बना है। आप कुछ अंश देखिए और उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात आगे बढ़ाएंगे। 2023 में आज के दिन स्थिति यह है कि बॉलीवुड में एक अकाल सा पड़ा हुआ है, फिल्में चल नहीं रही हैं, आपकी भी बहुत सारी फिल्में नहीं चली हैं। तो अभी इस समय आप क्या सोच रहे हैं?
ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। मेरे करियर में एक वक्त था जब मेरी 16 फिल्में नहीं चली थी एक साथ, फिर एक वक्त था जब मेरी 8-9 फिल्में नहीं चली, अब है करीबन 3-4 फिल्में नहीं चली हैं। तो जो बात होती है वो होती है कि ये आपकी खुद की गलतियों की वजह से होती है कि नहीं, कोई फिल्म का ना चलना, ऑडियंस हैव चेंज, आपको बदलना पड़ेगा, आपको रीवर्क करना पड़ेगा आपको अपने आप को डिसमेंटल करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग योरसेल्फ अगेन बिकॉज द ऑडियंस रिक्वायर्स टू सी समथिंग एल्स एंड इट इज अ ग्रेट अलार्म बटन। एक कमाल का अलार्म बटन है जो बजता है जब आपकी फिल्म फ्लॉप होती है, आपकी 3-4 फिल्में फ्लॉप होती है। एक अलार्म बटन होता है कि आपको अपने आप को चेंज करने का वक्त आ गया। तो वो मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ बस, और क्या कर सकता हूँ। भारत के वीर, आपने एक बहुत बढ़िया आइडिया आपके दिमाग में था और मुझे याद है जब हमारे जवान शहीद हुआ करते थे उस जमाने में, किसी को भी कभी कोई तकलीफ होती थी या हमारे जवान शहीद होते थे तो आप सबसे पहले उनका एड्रेस मांगते थे कि भाई कहीं से इनका एड्रेस पता चले और फिर आप पैसा भेज दिया करते थे। और भारत के वीर जैसा इनिशिएटिव आपने लिया, सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष मिलता है आपको कि आप इसी सोसाइटी से कमा रहे हैं और उसी को वापस दे भी रहे हैं। बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है इस चीज को कि मौका मिलता है कि हम सब कुछ देश के लिए कर सकें। देखिए कभी कभी थोड़ा वो भी लगता है कि जैसे कि कभी कोई बोल देता है कनेडियन कुमार, ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ ठीक है मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट है, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, कभी ये किसी को पता है? मैं जैसे आपको बताया था मेरी 16 फिल्में 17 फिल्में नहीं चल रही थी। हर आदमी, हमारे देश के कई लोग यहाँ वहाँ जाते हैं काम करने, कोई दुबई चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई न्यूजीलैंड, ये तो नहीं कह सकते नहीं गए, सभी गए हुए हैं बाहर। मैंने भी सोचा भाई मेरी फिल्में नहीं चल रही तो आदमी को काम तो करना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था जो कनाडा में रहता था, उसने बोला यहाँ के करें, मैंने अप्लाई किया, मुझे मिल गया, फिर मैंने वहाँ काम करना शुरू किया। मेरी बस 2 फिल्में रह गई थी रिलीज पे, वो इत्तेफाकी बात है सुधीर जी, वो चल गई, वो दोनों फिल्में अच्छी सुपरहिट चली गई। अब मैं रुक गया, फिर मेरे दोस्त ने बोला तूने नहीं चल रही है वापस जा कर काम। फिर उसके बाद 2-4 और फिल्में मिल गई, फिर उसके बाद और फिर और चलता गया और काम चलता गया। अब फिर वो मैं भूल गया कि मेरे पास पासपोर्ट था, पासपोर्ट है तो था। ये मैंने नहीं कभी सोचा कि मैं इसको पासपोर्ट को चेंज करूं, लेकिन हाँ अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं पासपोर्ट में चेंज करवा रहा हूँ। जैसे ही मेरे को वो री-अनाउंस कनाडा से आ जाएगा। तो आप कनाडा की सिटीजनशिप छोड़कर वापस भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कभी, मेरे लिए देखिए भारत ही सब कुछ है, मेरे लिए जो कुछ कमाया जो कुछ है यहीं से लिया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिलता है इधर सब कुछ देने का। पर ये बताइए कि वो बुरा लगता है जब लोग बिना जाने कुछ कह देते हैं, तो ठीक है। अक्षय, आज आपके पास नाम है, शोहरत है, बंगला है, गाड़ी है, ये बड़ा मशहूर पहले डायलॉग भी था, और मेरे पास माँ भी है, लेकिन अब आपके पास माँ नहीं है। ये सब तो है। मैंने एक चीज और भी नोट की, जब से यू आर वेरी अटैच्ड टू योर मदर, और जब से आपकी मदर गई हैं तभी से आपकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई है। जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो जिंदगी में माँ का होना, माँ का और पिता का होना बहुत ज़रूरी है, खास करके माँ का तो। एंड बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही पकड़ी है कि सिंस आई लॉस्ट माई मदर थिंग्स हैव चेंज्ड इन माई लाइफ, बट नेवरदलेस, बट आई नो शी इज, उन्होंने मेरी हमेशा पीठ संभाल के रखी है। उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर है, मेरे पीठ पर है। अब तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा अटैच थे। उनके जाने के बाद क्या बदलाव आया जीवन में? आप कह रहे कि सब कुछ बदल गया। आई एम स्टिल, मतलब मैं अभी भी उस टर्म पे नहीं आया हूं दैट आई हैव लॉस्ट माई मदर। क्या ना कभी कभी होता है कि
आप कोई हादसा हो जाता है आपकी जिंदगी में, बट यू स्टिल डोंट वांट टू बिलीव इट। मैं कई बार होता है कि मेरे दिमाग में चलता है ये कि माई मदर इज वेटिंग एंड आई कैन नॉट टेक द फैक्ट दैट शी जिंदगी से माँ का चले जाना ना, खत्म हो जाता है सब कुछ। अब हम आखिर में भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखने वाले ब्रिटेन की उस महंगाई का एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे, जिसकी वजह से वहां लोगों को खाने पीने की जरूरी चीजें भी अब नहीं मिल पा रही। ब्रिटेन में खाने पीने की चीजें अब इतनी महंगी हो गई हैं कि वहां इन चीजों की खरीदारी की एक सीमा तय कर दी गई है, एक लिमिट लगा दी गई है, जिसका मतलब यह है कि वहां अब लोग निर्धारित सीमा से ज्यादा सब्जियां और रोजमर्रा का दूसरा सामान नहीं खरीद सकते। ब्रिटेन के सुपरमार्केट्स और बाजारों से टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च जैसी हरी सब्जियां लगभग गायब हो चुकी हैं और इन्हीं सब्जियों की खरीदारी के लिए यह सीमा तय की गई है। जैसे अगर आप ब्रिटेन के किसी सुपर स्टोर में जाएं और आप टमाटर खरीदना चाहते हैं तो आप एक बार में सिर्फ 3 पैकेट टमाटर ही खरीद सकते हैं और एक पैकेट में वहां सिर्फ 5 से 6 टमाटर होते हैं। ऐसे 3 पैकेट आप एक बार में ले पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसी तरह दूसरी सब्जियों को लेकर भी सीमा निर्धारित कर दी गई है और वहां से हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए मंगवाई है। पहले आप वो रिपोर्ट देख लीजिए। ब्रिटेन के ज्यादातर सुपर स्टोर्स की तस्वीरें इन दिनों कुछ इसी तरह दिखाई देती हैं। सुपर स्टोर्स के खाली पड़े शेल्फ ब्रिटेन के उस संकट को बताते हैं जिसका सामना इस वक्त ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। सुपरमार्केट में जैसे अगर आप दूसरे सुपरमार्केट में जा रहे हो तो आपको सब्जियां ही अवेलेबल नहीं है, टमाटर लेने हो तो आपको बार बार जाना पड़ता है। अगर जाओ तो भी आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतने ले नहीं सकते। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग लंदन में अच्छे से बढ़ चुका है और अभी ऑल आर फेसिंग दिस, तो हर एक चीज़ के रेट्स बढ़े हुए हैं, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन बेकरी प्रोडक्ट्स तो मिल भी नहीं रहे हैं। टमाटर तो इस वक्त टॉपिक ऑफ लंदन हो गया है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट टमाटोज ओनली, सो वो भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अभी जो स्पेनिश प्रोड्यूस है, जैसे एट द मोमेंट टमाटर आते हैं, क्यूकम्बर, जो लीव्स हैं, धनिया, मेथी, ये सारा कुछ शॉर्ट चल रहा है एट द मोमेंट और इनके प्राइस भी काफ़ी हाई हो गए हैं। सम आइटम्स अप टू 5 टाइम्स ऊपर चले गए हैं। ये हालात ब्रिटेन के किसी एक सुपरमार्केट की नहीं, ज्यादातर सुपरमार्केट्स में एक लिमिट तय कर दी गई है। यानी आप पैसे देकर भी तय सीमा से ज्यादा सामान नहीं खरीद सकते और ये सीमा राशन और सब्जियों जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर है। दुकानों के शेल्व्स खाली नजर आ रहे हैं, खासतौर पर टमाटर, क्यूकम्बर या फिर अगर हम बात करें शिमला मिर्च की तो, और बाकी भी और कई हरी सब्जियां हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, खासतौर पर बड़े सुपरमार्केट्स में, और जहां मिल रही हैं वो बहुत महंगी मिल रही हैं। तो एक तरफ तो महंगाई वैसे ही यहाँ ब्रिटेन में आसमान छू रही है। ब्रिटेन के लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं और अब खाने पीने की जरूरी चीजों की कमी। उन्हें डर है कि आने वाला समय कहीं और भी मुश्किल भरा ना हो। ब्रिटेन की सरकार भरोसा दे रही है कि आने वाले वक्त में हालात सुधर जाएंगे। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस समय मंदी के दौर से गुजर रही है। पिछले कई महीनों से यहां लोग बेरोजगारी, महंगाई, ऊर्जा के संकट का सामना कर रहे थे और अब उनके सामने ये नया संकट है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। तो शुक्र मनाइए कि आप ब्रिटेन में नहीं रहते, आप भारत में रहते हैं। ब्रिटेन में अक्टूबर 2022 में महंगाई दर 41 वर्षों के रिकॉर्ड स्तर पर चली गई और अब भी वहां महंगाई दर 10% से ज्यादा है, जबकि भारत में महंगाई दर 6% के आसपास है। ब्रिटेन में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है बिजली की दरों में लगातार वृद्धि। रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से ब्रिटेन में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई बहुत प्रभावित हुई, जिससे इनकी कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ और यही कारण है कि चीजें अब वहां बहुत महंगी हो रही हैं। आज ब्रिटेन में खाने पीने की चीजों में पिछले कुछ समय में 45% की वृद्धि हुई है और यह सिलसिला अब भी जारी है। देखिए,
दूध में 45%, तेल में 44%, चीनी 40%, सब्जियां 29%, अंडा 28%, आटा 27% महंगा हो चुका है। ब्रिटेन में जिस हिसाब से महंगाई में वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। जनवरी 2020 से जुलाई 2022 तक खाने पीने की चीजों की कीमतों में 10.5% की वृद्धि हुई औसतन, जबकि इसी समय अवधि में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों की कमाई में सिर्फ 7.3% की वृद्धि हुई और पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों की आमदनी सिर्फ 4.2% की से बढ़ी। और ये उनकी बात है जिनके पास नौकरियां हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास अब वहां ना तो कोई रोजगार है, ना काम है, ना कोई नौकरी बची है। और कभी अकेले चलना पड़े तो भयभीत मत होना, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है।